हमारे अगले सेशन का नाम है 22 की परीक्षा कुमाऊं की रक्षा। नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत हिंट तो आप लोगों को मिल ही गया होगा कि हमारे मेहमान जो कुमाऊं से आते हैं और रक्षा क्षेत्र में अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। पहले प्रदेश बीजेपी की कमान, सांसद और फिर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजय भट्ट जी की और उनके साथ इस सेशन को होस्ट करेंगे हमारे सहयोगी अमित। अमित प्लीज स्टेज पर आइए। और अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का। अजय जी प्लीज स्टेज पर आइए सर। तालियां हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। ओवर टू यू अमित। थैंक यू गीतिका, थैंक यू अपर्णा। सर आज 26/11 है और 26/11 की 13वीं बरसी भी है मुंबई हमले की। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि राइजिंग उत्तराखंड के मंच से देश के जवानों के लिए, देश के लोगों के लिए और देश के दुश्मनों के लिए आप एक संदेश दें। माइक सर, माइक। संविधान दिवस पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज संविधान दिवस भी है और दुखद घटना भी हुई थी 26/11 को मुंबई में, आप ये भी जानते हैं। तो जहां बहुत सुखद अनुभूति हमें हो रही है, वहीं थोड़ा कष्ट भी है। जिस तरह से दुश्मनों ने मुंबई में एक बहुत बड़ा अपराध किया था, आज मोदी जी के हाथों में पूरा देश हर तरफ से सुरक्षित है। अब ऐसी स्थितियां आज नहीं हैं। हम हर जगह बहुत मजबूती से इस समय काम कर रहे हैं और पूरे दुनिया में आज हम एक मजबूत देश के नाम से जाने लगे हैं। सर इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी जी की एक किताब आई है हाल फिलहाल में, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 26/11 के वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था वो मौजूदा यूपीए सरकार ने नहीं लिया था, संयम दिखाया था और संयम कमजोरी की निशानी है। नहीं, उन्होंने ठीक कहा है, अपनी भावनाएं उन्होंने व्यक्त की है। जैसे आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और एयर स्ट्राइक हुआ, जिस तरह से हमसे जो प्रतिकूल भावना रखते हैं उन देशों ने हमारे साथ व्यवहार किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तत्काल प्रभाव से कहा था, मैं केरल में था उस दिन, वो भी केरल में थे, एक सभा में, कि बहुत बुरा किया है पाकिस्तान ने, उनको भुगतना पड़ेगा। और हमको लगा कि क्या करेंगे, लेकिन जिस तरह से घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया वो उदाहरण है। अगर ऐसा काम उस समय कांग्रेस करती तो शायद उनको देश मानता, लेकिन नहीं कर पाए, पूरी तरह से दब गए। मनीष जी ने जो कहा है वो बहुत सही कहा है। सर आप कहते हैं कि आप देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, देश के सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, जबकि पिछली सरकार में सैनिक हाशिए पर हुआ करते थे। और कांग्रेस ये कहते हैं कि आप देश की सीमाओं को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, चीन हमारी सीमा में घुसा चला रहा है। असल में दिक्कत यह है कि कांग्रेस के नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को नॉलेज नहीं है। मैं अभी चुसूल में गया था, रेजांगला में पहली बार हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी गए हैं, बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर। तो हम हर तरह से मजबूत हैं, सीमाएं हमारी बहुत मजबूत हैं। अधिक मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सेना के मामले हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। आज किसी भी देश की आंख से आंख मिलाकर हमसे बात करने की हिम्मत नहीं है। और चारों तरफ से, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या हमारा साउथ का पोर्शन हो, जितना भी हमारा लगता है, यानी कि मैं अगर संक्षेप में कहूं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ से हम बहुत मजबूत तरह से मुकाबला कर रहे हैं और हमारे सामने कोई नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। चोरी छिपे कोई आता है तो आ सकता है, लेकिन वो बच के नहीं जाता है। अगर चोरी छिपे चाइना ऐसी हरकत करता है तो उसके लिए हमारी रक्षा नीति क्या है? क्योंकि उत्तराखंड की एक बड़ी सीमा है जो कि चाइना से लगती है सर, ये सभी लोग भी जानना चाहते हो कि देश के नागरिक भी जानना चाहते हैं। किसी नीति के बारे में यहां डिस्कस नहीं कर सकता हूं।
कुछ चीजें गोपनीय होती हैं पर जिनको हम बोला तैयार नहीं हैं, सर, जाता है। किसी भी लेकिन परिस्थिति मैं के लिए। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जल से, नभ से और थल में हम्म, आज हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। कोई भी दुश्मन देश अपनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो कहीं से कहीं अंदर आ सके। अगर आएगा तो वो भुगतेगा। आपने पेंगोंग देख लिया है, गलवान में आपने देखा है किस तरह से हमारे सैनिकों ने देश का मस्तक ऊंचा किया है। उन्होंने ट्रीटी का उल्लंघन किया था हमारे दुश्मन देश ने, मित्र देश तो मैं नहीं बोल सकता हूं, जो लिखा हुआ था करार में कि आप कुछ भी हथियारों से कभी भी आपस में मनमुटाव भी होता है तो किसी एक दूसरे पर वार नहीं करेंगे, भाईचारे से रहेंगे, सुलह से सब चीजें निपटाई जाएंगी। चाइना ने तोड़ा और मैं सैल्यूट करता हूं अपने सैनिकों को। उन्होंने पूरे देश का गौरव और सेना का गौरव बढ़ाया और पूरे विश्व ने देखा कि हमारे सैनिकों को कितनी ताकत है और किस तरह से वो दुश्मन के साथ लोहा लेते हैं। इसमें तो कोई दो राय इसलिए नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जल, थल और नभ में हम बहुत मजबूत हैं। आज सन 62 किसकी सरकार थी, किन्होंने क्या किया? आप ब्रिगेडियर दलवी की किताब पढ़ें। मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं और जो खुद उस युद्ध में थे, उन्होंने क्या लिखा है तत्कालीन सरकार के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन आज मोदी जी की सरकार है, हर तरफ से सरकार सक्षम है उत्तर देने में। सर, अब चुनाव की बात करते हैं थोड़ी। हमारे सत्र का नाम है 22 की परीक्षा, कुमाऊं की रक्षा। तो 22 की परीक्षा की तैयारी कैसी है और कैसे हो पाएगी कुमाऊं की रक्षा? मतलब बीजेपी का गढ़ कैसे बचा रह पाएगा? मैं सिर्फ कुमाऊं की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। पिछली बार हम 57 सीटें लाए थे, आप सबको पता है, और एक अच्छी विजय हमने प्राप्त की थी। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2022 में फिर से सेवा करने का अवसर देने का मन बना लिया है। भारी बहुमत से दोबारा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हरीश रावत जी थे इस मंच पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी नटवर लाल है और उत्तराखंड की जनता भी ये बात समझ चुकी है कि बीते 4.5 साल में आपने 3 सीएम बदलने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। देखिए, मेरे तो बड़े भाई साहब हैं, वो मेरे 3-4 बार सांसद रहे हैं, मैं 3 बार उनका विधायक रहा हूं। मुझे अब बोलना ठीक नहीं लगता है। नटवर लाल कौन है पूरा प्रदेश जानता है कि नटवर लाल जैसी एक्टिंग कौन करता है, नटवर लाल जैसी बातें कौन करता है। सीएम बदले हमने, हम एक आर्मी की तरह से सिस्टम है हमारे वहां, किसी को पूछ के बनाए भी नहीं और किसी को पूछ के बदले भी नहीं। जिस कार्यकर्ता को जिस समय जो ड्यूटी दी जाती है, जैसे सेना के सर्वोच्च कमांडर जिसको जो ड्यूटी देंगे, कश्मीर पर लगाएंगे, सीमाओं पर लगाएंगे, कहीं पर भी लगाएंगे या रेगिस्तान में लगाएंगे, जाना पड़ेगा। और उसको कवर फायर कौन देगा, रसद कौन पहुंचाएगा, अन्य सामान कौन पहुंचाएगा। हिमालय पर भी हम हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र में, तो उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, वो जनहित में होता है। तो हमने जो सीएम बदले हैं, एक से एक अच्छे काम किए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अच्छे काम किए। 5 लाख रुपए आज हर परिवार के हर व्यक्ति को मिलता है अगर वो गंभीर बीमार होता है। वात्सल्य योजना हमारे तीरथ जी ने चलाई और धामी जी ने तो इतिहास बदल दिया। जो अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज हैं, धड़ाधड़ 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 ऐसे रन बना रहे हैं लगातार और लगातार, एक से एक अच्छी घोषणाएं नहीं, उनका शासनादेश भी निकाल रहे हैं। चाहे बेरोजगारों का है, चाहे रेडी वालों का है, चाहे चाय और पान बीड़ी सिगरेट बेचने वालों का है, 3 व्हीलर वालों का है, रिक्शा तांगे वालों का है, जो आपदा के दिनों में दुखी थे, जिनके चूल्हे नहीं जल रहे थे, उसका इंतजाम भी किया है। और युवकों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। उनकी एज को उनकी जो उम्र थी उसको कम कर दिया है, एज को कम कर दिया है, जो आपदा के कारण अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे। 24,000 अपॉइंटमेंट करने के लिए द्वार खोल दिए हैं, शासनादेश हो गया है। जो आज तक का बैकलॉग था हर डिपार्टमेंट में खोल दिए हैं।
तो ये कोई बदलने से किसी को लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे कहा ना मैं, किसको क्या ड्यूटी दी जाएगी सीमाओं पर, उससे देश की सुरक्षा होती है, उससे देश को कोई लॉस नहीं होता है। तो उसी तरह से हमने सीएम बदले हों, सीएम रखे हों, न बनाते समय किसी को पूछा, न रखते समय पूछा। यह हमारी आंतरिक व्यवस्था है। हमारी जनता को, मेरे प्रदेश को, हमारे प्रदेश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। और कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि लगातार और लगातार हम एक के बाद एक विकास के सोपान चढ़ रहे हैं। आपने कहा कि पुष्कर धामी जी ने लोगों के घरों में चूल्हे जलाए, ऐसी ऐसी योजनाएं वो लेकर आए, लेकिन हरीश रावत जी ये कहकर गए कि भाजपा जब जब आई उसने महंगाई बढ़ाई। आज हालत यह है कि रात में महिलाएं हाथ जोड़ती हैं गैस सिलेंडर को कि प्लीज खत्म मत हो जाना, नहीं तो सुबह दिक्कत हो जाएगी भरवाने की। देखिए, जब मनमोहन सिंह जी थे और माननीय रावत जी यानी मेरे बड़े भाई साहब उसमें मंत्री के रूप में थे, जैसे मैं आज मंत्री हूं, पहले साल के बाद जब महंगाई बढ़ी, तो जब हम लोगों ने उठाया, विपक्ष के लोगों ने, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा 100 दिन में कम कर देंगे, और 100 दिन में 5 गुनी महंगाई बढ़ गई थी। तो उस समय हम लोग अपनी वहां की भाषा में ये भी कहते थे कि कुमाऊनी भाषा में, कि जो 40 की भेली थी वो 50 चले गई, 100 चले गई, और तेल जो था जो 60-70 था वो 120-130 चले गया। तो एक हमने किस्सा बनाया था, क्या खाएगी चेली क्या खाएगे लड़का, कुछ इस टाइप से बनाया था। चेली माने लड़की। हमने कहा था कि इतने की भेली अब चले गई इतने में भेली, क्या खाएगी चेली, कुछ इस टाइप से बनाया था। सारे लोगों ने, पूरी तरह फैल गया था वो। तो महंगाई तो उन्होंने बढ़ाई। देखिए, महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बहुत धवल है। उस समय जो लोग थे बिचौलिए, उनके जेब में जाता था, आज वो सीधे गरीब के जेब में जा रहा है, उसके खाते में जा रहा है, किसानों के खाते में जा रहा है। जनसंख्या हमारी, जब आप स्वतंत्रता के समय देखिए क्या थी और आज कहां चले गई है, 130 से ऊपर चले गई है। 130 तो 2011 के हम सेंसस के आधार पर हैं। जब नया सेंसस आएगा, मैं समझता हूं हम चाइना से भी पीछे, चाइना को पीछे कर देंगे। तो इस तरह से संसाधन उतने हैं, जमीन उतने हैं, अनाज उतना ही पैदा हो रहा है। महंगाई जो बढ़ी है उसमें कोई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बढ़ाई है, सरकार ने नहीं बढ़ाई है, वो लगातार जो बढ़ी है उसको रोका है। पिछली जो बढ़ी हुई थी उसको रोका है। दालें हम कनाडा से यहां मंगाए हैं और कनाडा वालों ने हमारा विरोध किया है, किसानों को भड़काया गया है। आपको सबको पता है, जो दालें वहां से आ रही थी आज देश पैदा कर रहा है, गेहूं देश पैदा कर रहा है, चावल देश पैदा कर रहा है, दाल और तिलहन भी हम पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो आज आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी महंगाई जो आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई, किसके लिए बढ़ा रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? वो कोई अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने गांव घर के लिए कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए काम कर रहे हैं और बच्चे बच्चे के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी 80 करोड़ लोगों को उन्होंने पिछले साल राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को इस साल राशन दिया, यानी 18 रुपए किलो आपने गेहूं खरीदा, जनता को फ्री दिया गरीब को। चावल 20 रुपए किलो खरीदा सरकार ने और फ्री में दिया गरीब को। तो अरबों नहीं खरबों रुपए जनता को दिया। आपने देखा वैक्सीन फ्री में दी। उस समय जो लोग वैक्सीन को मोदी वैक्सीन, गलत वैक्सीन, फलाने का सीरम, इस जानवर का सीरम, ये बोल रहे थे, वो चुपचाप अपने को और अपने परिवार को वही वैक्सीन लगा के लाए और आज WHO ने हमारी वैक्सीन को मान्यता दे दी है। आज तमाम दुनिया से हमारे पास वैक्सीन की डिमांड आ रही है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। ये नहीं पूछा किसी ने कि फ्री वैक्सीन लगाने में कितना खर्चा आया। 80 करोड़ लोगों को, पहले 80 करोड़ लोगों को इस समय जो आप राशन दे रहे हैं इसमें कितना खर्चा आया, जो सब्सिडी में आप गैस दे रहे हैं इसमें कितना खर्चा आ रहा है आपका, कितना आप पर एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन विपक्ष को भी कुछ बोलना है। प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। विपक्ष को भी बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन गैर जिम्मेदाराना नहीं। आज का विपक्ष हिट एंड रन, मारो और भागो। आपको संसद के अंदर बहस करने की हिम्मत नहीं है, या तो नॉलेज नहीं है या डर है कि अगर सरकार उत्तर देगी तो हमारे सारे के सारे जितने हमारे झूठ हैं उसकी जो आपके पोल बंद थी वो पोल खुल जाएगी। ठीक है सर, अब अगला सवाल यह है कि 2022 का चुनाव किसके नेतृत्व में बीजेपी लड़ने जा रही है
और सीएम का चेहरा क्या पुष्कर धामी ही होंगे? बिल्कुल, पुष्कर धामी हमारे चेहरा होंगे, पुष्कर धामी के नेतृत्व में लड़ेंगे और वही हमारे अगले सीएम होंगे। मैं बड़े खुले डंके की चोट से कह रहा हूं, वही हमारे सीएम होंगे। और हमारे पास सर्वोच्च नेतृत्व जो है हमारा धवल है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आप एक दाग केंद्र में या हमारे राज्य में कहीं पर लगा के दिखा दीजिए किसी मंत्री पर। अब छोटी मोटी बातें जो आजकल भाई साहब उछाल रहे हैं वो विपक्ष को इतना कहना ही पड़ता है, वरना सब लोग कह देंगे विपक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो रस्म अदायगी कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि पुष्कर धामी जी एक से एक अच्छे काम कर रहे हैं। जो कभी करने की हिम्मत किसी को नहीं हुई वो धामी जी ने करके दिखा दिया। सर वो तो ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के बारे में एक बात ये भी तो हम सभी लोग जानते हैं ना कि हर 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है। तो क्या इस बार ये मिथ टूट रहा है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि टूट रहा है तो उसके पीछे का आधार क्या है? नहीं नहीं, सबका भ्रम इस बार टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पुनः यहां पर आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है। ठीक है सर, थोड़ी हिंदुत्व की बात कर ली जाए, क्योंकि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ चली है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब आई है, आपने भी उसके बारे में सुना ही होगा। उन्होंने उस किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से कर दी है। बहुत गलत बात है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। उनको ऐसी किताब लिखनी नहीं चाहिए थी। उसके पीछे उनका मकसद क्या था, पोलराइज करना था या क्या था, मैं नहीं कह सकता हूं। जो गलत है उसको सर्वदा गलत कहा जा सकता है। इसी सोच के कारण आज कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। सर अभी हाल फिलहाल में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। उसके बाद अब एक चर्चा ये चल रही है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी बहुत जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। तो सवाल यह है कि उसका क्या होगा और वो फैसला कब तक आएगा? देखिए, ये तो सरकार का काम है, क्या करेगी, क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड पर आते ही रोक लगाई और अभी रुका पड़ा है, तो जरूर उसके सुखद परिणाम आने वाले हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे आपके वहां, तो आप उनसे पूछिएगा। मेरी अंतरात्मा कहती है कि जिन कारणों से रोक लगाई है वो कारण साफ हो जाएंगे और मैं समझता हूं एक सुखद परिणाम आएगा। जो शंकाएं बनी हुई थी वो सब दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए और इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद अजय जी आपका बहुत बहुत। आप प्लीज स्टेज पर बने रहिए। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी नेटवर्क 18 यूपी उत्तराखंड के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी को। अमीश देवगन जी आप प्लीज स्टेज पर आए। बस अमीश जी कुछ ही देर में आ रहे हैं। अमीश जी आप प्लीज स्टेज पर आए।